हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज हम लोग भारतीय इतिहास में सिंधु घाटी सभ्यता का दूसरा भाग कवर करेंगे। ठीक है दोस्तों, पहला भाग कवर किया जा चुका है दोस्तों। ठीक है, प्रमुख स्थान पर क्या क्या चीज साक्ष्य मिले हैं और उनको खुदाई कब हुई, उनको खोज कब हुई, ये सब दोस्तों हमारा कवर हो चुका था। एक बचा हुआ था जिसको आज हम कवर करेंगे और बाकी चीजें जो डिटेल जहां तक एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं वो दोस्तों आज हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जानेंगे और ये अपना फाइनल रहने वाला है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे। तो आज का अपना टॉपिक चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ डेली बेसिस पर हिस्ट्री, ज्योग्राफी और भूगोल, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और राजनीतिक शास्त्र पढ़ाया जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों हम लोग शुरू करते हैं। एक अपना धौलावीरा बच गया था दोस्तों, उसको आज कवर करेंगे। देखिए दोस्तों, धौलावीरा RS बिष्ट के द्वारा खोजा गया था। ठीक है, और उसके बाद इनका खोजने का वर्ष क्या था, 1985 से लेकर 90 के बीच में धौलावीरा को खोजा गया था और ये कच्छ गुजरात में स्थित है। ठीक है, कच्छ जो है गुजरात में स्थित है। तो ये सभी दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन आते हैं। अब हम लोग जानते हैं इसके बारे में कि यहाँ से हमको क्या क्या चीज प्राप्त हुआ है। जैसे कि यह नगर 3 भागों में विभाजित था। ठीक है, इससे पहले जो नगर थे वो 3 भागों में विभाजित नहीं थे, लेकिन ये पहला नगर था जिसको दोस्तों 3 भागों में विभाजित किया गया था। कौन कौन सा विभाग, जैसे कि पहला हो गया दुर्ग, ठीक है, दूसरा हो गया मध्यनगर और तीसरा निचला नगर। ठीक है, दुर्ग, मध्यनगर, निचला नगर 3 भागों में विभाजित किया गया था। उसके बाद यहाँ पर महत्वपूर्ण क्या है, तो एक ये कि सभ्यता का एकमात्र क्रीड़ागार, क्रीड़ागार मतलब क्या हो दोस्तों, खेलने का मैदान हो, खेलने का कैंपस हो, वो दोस्तों यहाँ से प्राप्त हुआ। ठीक है, कहीं पर भी मोहनजोदारो हो, हड़प्पा हो, रंगपुर हो, चन्हूदर हो, कहीं पर भी दोस्तों आपको क्रीड़ागार नहीं मिला था, स्नानागार मिला था, अन्नागार मिला था, लेकिन यहाँ से स्पेशल क्या है कि क्रीड़ागार मिला है। तो ये दोस्तों हमको स्पेशली याद रखना है कि क्रीड़ागार कहाँ से मिला था, तो दोस्तों ये धौलावीरा से मिला था, प्राप्त हुआ। ठीक है, उसके बाद नेवले के पत्थर की मूर्ति मिली थी धौलावीरा से। ठीक है दोस्तों, तो ये जो वर्ड लिखा हुआ है सब इंपॉर्टेंट है। उसके बाद दोस्तों जल संरक्षण एवं प्रबंधन का भी प्रमाण मिला है। ठीक है, कि जल को संरक्षित करके और उसका प्रबंधन यानी मैनेजमेंट की कैसे कहाँ कितना यूज करना है, इसका भी यहाँ पर दोस्तों व्यवस्था था। ठीक है, तो उसके भी साक्ष्य हमें प्राप्त हुए हैं। ठीक है, उसके बाद एक साइन बोर्ड प्राप्त हुआ है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर देखिए एक साइन बोर्ड, साइन बोर्ड क्या है दोस्तों, जैसे कि कोई ये दुर्ग है, किला है, तो उसके बाहर कुछ लिखा हुआ रहता है, उसी को साइन बोर्ड कहते हैं। तो एक साइन बोर्ड, गिरा हुआ साइन बोर्ड मिला है दोस्तों। ठीक है, तो इससे अंदाजा लगाया जाता है कि वहां पर साइन बोर्ड पर दोस्तों अंकित करने का चलन था। ठीक है, तो ये सब दोस्तों धौलावीरा के बारे में इंपॉर्टेंट था, इसको हमने कवर किया। अब हम लोगों का जो कारवा स्टार्ट होगा वो दोस्तों रहेगा कि वहां पर जीवन कैसा था, जैसे सामाजिक जीवन, धार्मिक जीवन हो गया, आर्थिक जीवन हो गया, ये किस किस प्रकार से बदल रहे थे, ये हम लोग अब विस्तार से जानेंगे, एक एक पॉइंट जानेंगे। ठीक है, तो हम लोग का सबसे पहला टॉपिक है कि सामाजिक जीवन, सामाजिक जीवन कैसा था। तो देखिए दोस्तों, सामाजिक जीवन में क्या है, ये मात्र सत्तात्मक, मात्र सत्तात्मक। अब ये मात्र सत्तात्मक क्या है, तो दोस्तों जो राजा था वो राजा के कुर्सी पर वो अपने माता को बैठाते थे, अपने दोस्तों जो उनके घर के महिला प्रधान होते थे उनको बैठाया जाता था और उनको केंद्र में बैठा करके ही राज चलाया जाता था। ठीक है, राज भले ही पुरुष चलाए लेकिन सत्ता पर काबिज वो रहेंगे। ठीक है, तो उसी को बोला जाता है कि मात्र सत्तात्मक। ठीक है, अपने कुल की महिलाओं को बैठा करके और तब राज चलाना मात्र सत्तात्मक कहलाता है। तो यहाँ पर मात्र सत्तात्मक था। ठीक है दोस्तों, ध्यान में रखेंगे। अब आगे आ जाइए, लोग शाकाहारी एवं मांसाहारी दोनों थे। ठीक है, यानी कि लोग शाकाहारी भी थे और मांसाहारी भी थे, जैसे आज के लोग हैं उसी प्रकार से थे। ठीक है, उसके बाद पुरुष एवं महिला दोनों के द्वारा आभूषण प्रयोग होता था, जैसे पुरुष भी आभूषण पहन रहे थे, महिलाएं भी आभूषण पहन रही थी। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन अगर आ सकता है कि क्या सिंधु घाटी सभ्यता में सिर्फ महिलाओं के द्वारा आभूषण प्रयोग किया जाता था, तो दोस्तों ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, दोनों के द्वारा किया जाता था। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका हो गया। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आइए, यहाँ पे पासे का खेल, पशुओं की लड़ाई और नृत्य, ये सब दोस्तों क्यों किया जाता था, तो मनोरंजन के लिए वो पासे का खेल खेलते थे। ठीक है, उसके बाद पशुओं को लड़ाते थे आपस में अपने मनोरंजन के लिए, और नृत्य यानी नाच गान करते थे। ठीक है, नृत्य करके अपना मनोरंजन कर रहे थे, क्योंकि हर आदमी को मनोरंजन की जरूरत होती है। ठीक है, तो वो अपना मनोरंजन इस प्रकार से करते थे। ठीक है दोस्तों, तो आपको अगर इस तीनों के अलावा कुछ दिया जाता है तो आपको वहां कट कर देना है कि नहीं वो ये नहीं करते थे। ठीक है, पासे का खेल,
अगर वो बोले कि क्या कार्ड्स खेलते थे, तो नहीं, कार्ड्स नहीं खेलते थे, पासे की खेल खेलते थे। ठीक है, तो यही स्टेटमेंट रहता है एग्जाम में इस प्रकार से। उसके बाद आगे आएंगे दोस्तों, तो हमारा टॉपिक है धार्मिक जीवन। धार्मिक जीवन उनका कैसा था, वो किस धर्म को मानते थे, किस भगवान को पूजते थे, इसके बारे में होता है। तो वो भी हमको साक्ष्य के द्वारा प्राप्त हुए हैं, उसी के आधार पर पूरा कॉन्सेप्ट बना है। ठीक है, जैसे कि धार्मिक जीवन में मात्र देवी की उपासना की जाती थी, जैसे उनके जो भी मात्र देवी होते थे उनकी उपासना की जाती थी। ठीक है दोस्तों, उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखिए, धरती को उर्वरता की देवी बोला जाता था। ठीक है, धरती उनको अन्न देती थी, जैसे धरती में कुछ लगा दिए, कृषि के कार्य कर रहे हैं तो उनको अन्न देती थी, तो उनको उर्वरता की देवी यानी कि उपज की देवी बोला जाता था उनके द्वारा। ठीक है दोस्तों, अब आगे आइए कि पशुओं, पक्षियों एवं वृक्ष की पूजा की जाती थी। वो पशु उनको कुछ खाना दे रहा है, ठीक है, पक्षी को भी पूजते थे कि उनको भी वो कुछ यूज में ले रहे हैं। उसके बाद वृक्ष, वृक्ष भी उनको बहुत कुछ दे रहा है, रहने के लिए आवास दे रहा है, लकड़ी दे रहा है, भोजन बनाने के लिए। तो ये सभी करने के बाद उनको वो तीनों की पूजा करते थे। मतलब इससे ये पता लगता है कि जिनका वो यूज करते थे उनकी वो पूजा करते थे। ठीक है दोस्तों, अब आगे आते हैं। आगे है कि मंदिर के साक्ष्य नहीं मिले हैं, मतलब कि वो पूजा करते थे, तो ऐसा नहीं है कि अभी जैसे हम मंदिर देख रहे हैं वैसा मंदिर में जाकर वो पूजा करते, क्योंकि कोई भी मंदिर का साक्ष्य नहीं मिला है। वो पूजा करते थे, ठीक है, ऐसे ही रखे हुए हैं, उनको पूजा कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, मूर्ति है तो उनकी पूजा करें, लेकिन कोई मंदिर नहीं था। ठीक है दोस्तों, तो मंदिर के साक्ष्य नहीं मिले सिंधु घाटी सभ्यता से, आपको अच्छे से याद रखना है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। ये रहा अपना दोस्तों धार्मिक जीवन। ठीक है, ये धार्मिक जीवन में वो कैसे थे, किस प्रकार से रहते थे। ठीक है, अब हम लोगों का जीवन जो आता है वो आता है आर्थिक जीवन। वो लेन देन किस प्रकार से करते थे, कौन से दोस्तों किस प्रकार के सिक्के का प्रयोग करते थे, किस प्रकार से सामान को तोलते थे, ये सभी दोस्तों हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो आज ही हम लोग आर्थिक जीवन पर प्रकाश डालते हैं। जैसे कि पशुपालन, कृषि और उद्योग। आर्थिक जीवन में उनका सबसे बेस्ट काम था कि पशुपालन करते थे। ठीक है, उसके बाद कृषि उनका मुख्य कार्य था और उद्योग था। ये तीन कार्य करके वो अपना निर्वहन करते थे। ठीक है दोस्तों, ये तीनों चीज याद रखना है, पशुपालन, कृषि, उद्योग। ठीक है, उसके बाद आगे आएंगे तो कृषि वो करते थे, तो आप कहिए कि हल भी चलाते थे, नहीं, ये आपको ध्यान में रखना है, कृषि वो करते थे लेकिन कुदाल से करते। जैसे कि खेत को जैसे कि जोतना हुआ तो अभी तो हम हल से जोतते हैं, लेकिन वो कुदाल से ही काम देते थे, खोद देते थे और उसके बाद उसमें फसल लगाते थे। ठीक है, अभी की तरह हल नहीं था, हल के बारे में नहीं जानते थे वो। ठीक है, तो ये एक बहुत ही बड़ी बात है कि कृषि तो करते थे लेकिन हल के बारे में नहीं जानते थे, कुदाल से करते थे। कुदाल से करते थे, यह स्टेटमेंट आता है तो सही है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों गेहूं एवं जौ मुख्य फसल थी। मतलब कि उनके जीवन में गेहूं एवं जौ मुख्य फसल थी। मुख्यतः वो जो लगाते थे फसल वो गेहूं और जौ होता था। ठीक है दोस्तों, गेहूं और जौ उनका मुख्य फसल था, तो आपको ध्यान में रखना है। आगे चलते हैं। कपास प्रथम बार सैंधववासी लोगों के द्वारा, इससे क्या मतलब है कि कपास की जो है दोस्तों खेती, तो प्रथम बार सैंधववासी यानी सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के द्वारा ही प्रथम बार उपयोग किया गया, लगाया गया। ठीक है, यानी उनके द्वारा ही प्रथम बार कपास को लगाया गया, उपजाया गया। ठीक है दोस्तों, तो ये बात ध्यान में रखना है कि कपास की खेती प्रथम बार सिंधु घाटी सभ्यता के लोग। अगर वो बोल देंगे कि ऋग वैदिक काल के लोग, तो गलत हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसलिए एक एक चीज पर हम इसलिए दोस्तों आपको ये बताते हैं कि क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है, ताकि आपको ध्यान में रहे कि यहाँ इस प्रकार से क्वेश्चन बन सकता है, मतलब कि मेरे लिए ये चीज कितना इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, इसलिए मैं कहता हूँ यहाँ एक एक वर्ड जो मैं लिख के लाया हूँ वो एक इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर आप नोट्स बनाना चाहते हैं तो जैसे मैंने लिखा है आप उसी प्रकार से नोट्स बना करके रिवाइज अपना कर सकते हैं। ठीक है, नहीं तो वीडियो आपके पास रहेगा। आगे चलिए, आगे आइएगा दोस्तों, तो यहाँ पर सिंचाई का कार्य जो है वो नदी के द्वारा, तालाबों के द्वारा किया जाता था। ठीक है दोस्तों, नहर के साक्ष्य नहीं मिले। ठीक है, कृषि जब वो करते थे तो उनका सिंचाई कैसे होता था, नदी के द्वारा और तालाबों के द्वारा। मतलब नदी से पानी लेकर के सिंचाई किए और तालाब है तो तालाब से सिंचाई किए, लेकिन नहर बना करके नदी से लेकर के नहर बना दी और तब सिंचाई कर रहे हैं, वैसा कोई साक्ष्य नहीं मिला है। तो नहर के साक्ष्य सिंधु घाटी सभ्यता से नहीं मिले। आगे आइएगा दोस्तों, अपना ये आर्थिक जीवन यहाँ पर अपना कंप्लीट हो गया है। अब हम लोगों का जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है दोस्तों व्यापार। मतलब कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग व्यापार किस प्रकार से करते थे, कहाँ कहाँ व्यापार करते थे, ये सब जरूरी है दोस्तों। तो आ जाइए, देखिए दोस्तों, व्यापार के लिए
मुख्यतः वस्त्र उद्योग होते थे। ठीक है, मतलब कि जो उनका मुख्य व्यापार था वो क्या था, वस्त्र उद्योग, मतलब वो वस्त्र बनाते थे। ठीक है दोस्तों, और अलग अलग सप्लाई करते थे उधर, जैसे यहाँ से वहां करते थे। ठीक है, उधर से कुछ और ले लिए, यहाँ से वस्त्र दे दिए, वस्तु विनिमय प्रणाली वहां पर थी। ठीक है, उसके बाद वो वस्त्र उद्योग मुख्यतः कहां पर था, मोहनजोदारो में। ये भी आपको ध्यान में रखना है कि वस्त्र उद्योग मोहनजोदारो में। उसके बाद सूती एवं ऊनी वस्त्रों का प्रयोग करते थे, मतलब कि वो जो वस्त्र बनाते थे उसमें सूती भी होता था, ऊनी भी होता था, उनको वो खुद भी प्रयोग में लेते थे और उसे व्यापार भी कर लेते थे। ठीक है दोस्तों, तो ये सभी चीजें ध्यान से देखना है। उसके बाद आगे आइएगा दोस्तों यहाँ पर, तो देखिए कि चन्हु दरो एवं लोथल से गुड़िया एवं मनका के साक्ष्य मिले। मतलब कि चन्हु दरो एवं लोथल से गुड़िया हो गया, मनका हो गया, जैसे कि छोटा होता है, मनका बनाने के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, तो ये दोस्तों आपको क्वेश्चन आ सकता है कि मनका बनाने के साक्ष्य कहां से मिले, तो चन्हु दरो लोथल, चन्हु दरो लोथल। ठीक है दोस्तों, आगे आ जाइए। हम लोगों का इधर का पूरा पोर्शन कंप्लीट हो चुका है, अब हम लोगों का व्यापार में आगे का टॉपिक पढ़ते हैं। यहाँ आइएगा दोस्तों, तो व्यापार में वस्तु विनिमय प्रणाली का पर आधारित। ये वस्तु विनिमय प्रणाली क्या है, हमें इतना बार पढ़े हैं, लेकिन अगर जो लोग जानते हैं ठीक है, नहीं जानते हैं वो जानिए कि वस्तु विनिमय प्रणाली क्या है। जैसे कि दोस्तों मैं ये दो चीज लेता हूं, मेरे पास ये स्केच है और किसी के पास ये है, मान के चलिए डब्बा है और उसको इसकी जरूरत है और मुझे इसकी जरूरत है। ठीक है, आपको समझ में है कि अगला आदमी के पास, मेरे पास ये है, ये मेरा है, ये किसी और के पास है। ठीक है, ये मैं हूं और ये तो मेरे पास स्केच है और ये किसी और के पास है। मुझे इस डब्बे की जरूरत है और जिस डब्बे के पास, जिस आदमी के पास ये डब्बा है उसको स्केच की जरूरत है। तो हम लोगों ने एक्सचेंज कर लिया, दोनों की जरूरत पूरी हो गई और वस्तु विनिमय प्रणाली इसी को कहते थे कि मेरे पास जो चीजें मैंने अगले को दिया, अगला ने जो मुझे जरूरत है वो उसने मुझे दिया। तो वस्तु से वस्तु का बदलाव जो होता है तो उसी को वस्तु विनिमय प्रणाली कहते हैं। आज हम लोग जो दोस्तों करेंसी देख रहे हैं कि हम लोग पैसा देते हैं, आज के जमाने में जाइएगा दोस्तों तो हमको लेना है ये स्केच, तो हम पैसा देंगे, ले लेंगे। किसी और को भी मुझसे अगर ये खरीदना है, मुझे बेचना है, तो वो मुझे पैसे दे रहा है और ये लेके चला जाएगा। ठीक है, लेकिन उस समय करेंसी नहीं थी, नोट नहीं थे, पैसे नहीं थे, वस्तु विनिमय प्रणाली शुरुआत में चलती थी व्यापार के लिए। ठीक है दोस्तों, उसके बाद दोस्तों धीरे धीरे सिक्के आए, सिक्के के बाद धीरे धीरे पैसा आते गए और आज डेवलप होकर के पैसा इस प्रकार से यहाँ पर आ चुका है। ठीक है दोस्तों, तो वस्तु विनिमय प्रणाली मैं आशा करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। जैसे कि दोस्तों अब आगे आ जाइएगा, तो विदेशी व्यापार दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता का कहां कहां से होता था। तो विदेशी व्यापार दोस्तों इराक से होता था। ठीक है, इराक से, ईरान से, बहरीन से एवं मिस्र से। ठीक है दोस्तों, मेनली इराक, ईरान, बहरीन और मिस्र, ये सभी तरफ से दोस्तों, सभी जगह से व्यापार उनका होता था। ठीक है दोस्तों, ये अपना कंप्लीट हो गया कि व्यापार कैसे होता था, हमने बताया था कि कहां से कैसे हो रहा है, तो ये सभी चीजें हमने डिस्कस कर लिए। अब हम लोगों का जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा, नेक्स्ट टॉपिक रहने वाला क्या, मोहरे एवं बाट। मतलब मोहर कैसा था, मोहर मतलब उसको सिक्का समझ सकते हैं। ठीक है, और बाट जिससे कि सामान तौला जाता था। ठीक है, उसके बाद देखिए मुद्रा का निर्माण सेल खड़ी यानी स्टेटाइट से होता था। ठीक है, मुद्रा का निर्माण सेल खड़ी एवं स्टेटाइट से होता था। तो दोस्तों ये आपको पता चला कि निर्माण मुद्रा का कैसे होता था, आपको ये सेल खड़ी याद रखना है कैसे होता था। ठीक है दोस्तों, उसके बाद देखिए दोस्तों आगे आइएगा, तो तौल जो है 16 एवं उसके आवर्तक, मतलब कि 16 और उनके अनुपात में, जैसे कि 16 का अनुपात 32, 64, इस प्रकार से इनके अनुपात में था। ठीक है, तो तौल का माप इस प्रकार से था। ठीक है, उसके बाद दोस्तों आगे आइएगा, तो यहाँ देखिएगा कि दशमलव प्रणाली का प्रयोग किया जाता था। ठीक है, ये प्रणाली आपको से पूछा जा सकता है कि क्या दशमलव प्रणाली का प्रयोग संधावासी करते थे, तो आपको कहना है हाँ करते थे। ठीक है दोस्तों, उसके बाद दोस्तों ये अगर पूछा कि क्या दशमलव प्रणाली का प्रयोग संधावासी नहीं करते थे, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, उसके बाद सील की बात करें तो सिंधु घाटी सभ्यता से अब तक जो मिले हैं वो 2000 सील मिल चुके हैं। ठीक है दोस्तों, 2000 सीलें प्राप्त हो चुके हैं। उसके बाद दोस्तों आगे आएंगे तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है लिपि। लिपि क्या है, देखिए दोस्तों जिस किसी
दोस्तों भाषा जैसे कि हिंदी भाषा, उसकी लिपि क्या है, उसको हिंदी नहीं बोलेंगे, देवनागरी लिपि। उसी प्रकार से लिपि है, ठीक है। तो उसको किस प्रकार लिखा जाता है उसको लिपि बोला जाता है, ठीक है। तो ये चित्र लेखात्मक था या भाव चित्रात्मक भी आप बोल सकते हैं, ठीक है। चित्र लेखात्मक या भाव चित्रात्मक, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों यह अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है, मतलब कि हमें वो मिल तो गए हैं कि वो लिखे हुए है कुछ, लेकिन अभी तक वो पढ़ा नहीं जा सकता है कि क्या लिखा गया है, क्योंकि उसके बारे में कोई ज्ञान हमें नहीं है, इसलिए पढ़ा नहीं जा सका है, ठीक है। इसलिए इसको आध ऐतिहासिक काल में रखा जाता है। इतिहास के 3 काल होते हैं दोस्तों, एक होता है प्राग ऐतिहासिक, एक आध ऐतिहासिक और एक ऐतिहासिक। प्राग ऐतिहासिक उसको बोला जाता है जिसके दोस्तों कोई लिखित साक्ष्य नहीं है, ठीक है। तो लिखित नहीं तो पढ़ने की क्या है, जब है नहीं तो पढ़िएगा। उसके बाद आध ऐतिहासिक उसको बोला जाता है जिसके लिखित साक्ष्य तो है लेकिन वो पढ़े नहीं गए हैं, मतलब वो किस लैंग्वेज में है, कैसा है, क्या लिखा है, हमको पता ही नहीं है, हम पढ़ ही नहीं पाए, ठीक है। तो वो हो गया आध ऐतिहासिक। ऐतिहासिक उसको बोला जाता है जिसमें जिसको लिखित साक्ष्य भी है और उसको पढ़ा भी गया है, और उसको हम लोग जानते हैं कि हाँ ये इस काल का, ये इस काल का, इस राजा के समय का है, ठीक है दोस्तों। ये होता है। तो ये आध ऐतिहासिक काल में सिंधु घाटी सभ्यता आता है। तो इनका ये जो लिखा गया है लिखावट वो अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है, ठीक है। उसके बाद आ जाएंगे यहाँ पर, तो अन्य जो मुख्य बातें और बच जाती हैं वो यहाँ पर इस प्रकार है। क्या है, इनको लोहे का ज्ञान नहीं था, मतलब सिंधु घाटी सभ्यता के लोग लोहे का ज्ञान नहीं था उनको, लेकिन कांस्य का ज्ञान था, ठीक है। इनको कांस्य युगीन सभ्यता भी बोला जाता है, क्योंकि ये कांस्य सभ्यता या ताम्र सभ्यता भी इनको बोल सकते हैं, ठीक है दोस्तों। आध ऐतिहासिक है ना, उसी को कांस्य ऐतिहासिक भी या ताम्र ऐतिहासिक भी बोल सकते हैं, क्योंकि इनको तांबे का ज्ञान था, यूज में भी करते थे। उसके बाद ये घोड़े से परिचित नहीं थे, ठीक है। घोड़े को ये बारे में नहीं जानते थे कि हाँ घोड़ा कोई जानवर होता है जिसको दोस्तों हम लोग यूज में ले सकते हैं काम करते हैं, तो उनको नहीं पता था। उसके बाद ये लिंग मूर्ति पूजक थे, ठीक है। लिंग की मूर्ति बनाकर उनकी पूजा करते थे, ठीक है दोस्तों। जैसे कि पशुपति की भी मूर्ति की पूजा किया करते थे। पशुपति वो है प्राचीन भगवान शिव के रूप को प्राचीन में दोस्तों पशुपति बोला जाता है, ठीक है। तो लिंग मूर्ति पूजक थे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, अधिकांश बर्तन लाल एवं गुलाबी रंग के। तो दोस्तों यहाँ पर जो बर्तन अधिकांशतः मिले हैं वो या तो फिर लाल थे या गुलाबी थे, ठीक है। तो अधिकांशतः बर्तन लाल या गुलाबी रंग के मिले हैं। उसके बाद आगे आ जाएंगे, तो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट चीज है, यहाँ पे दास प्रथा का चलन था, ठीक है। तो दास प्रथा का चलन अगर पूछेगा कि दास प्रथा का चलन सिंधु घाटी सभ्यता में था कि नहीं था, तो था, ठीक है। तो दास प्रथा का चलन यहाँ पर था। उसके बाद गाय की मूर्ति प्राप्त नहीं, मतलब कि गाय के बारे में वो जानते थे कि नहीं जानते थे। अगर उसकी मूर्ति मिलती गाय की हमें, तो हमें पता चलता है कि हाँ वो जानते थे तभी तो गाय की मूर्ति बनाए। मतलब कि हमको कोई गाय की मूर्ति नहीं मिली है तो हम इसे कह सकते वो गाय के बारे में नहीं जानते हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाएंगे दोस्तों, तो यातायात के लिए बैलगाड़ी का प्रयोग करते थे, ठीक है। यानी कि कहीं जाना है, कहीं से आना है, तो उनके लिए वो बैलगाड़ी का प्रयोग करते थे। उसके बाद यहाँ नेक्स्ट बिंदु में है कि टेराकोटा। टेराकोटा का मतलब क्या होता है दोस्तों, आग में पकी हुई मिट्टी, ठीक है। आग में पकी हुई मिट्टी को टेराकोटा बोला जाता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट में है कि मेसोपोटामिया के सभ्यता से जो हमें जानकारी मिली है वो क्या है, तो मेसोपोटामिया के सभ्यता से हमें मिली है दिलमन, ठीक है, माकन एवं मेलुआ की जानकारी मिली है। जो ये मेलुआ शब्द है ये मेसोपोटामिया की सभ्यता से हमको प्राप्त हुई है। ये सब दिलमन, माकन और मेलुआ। मेलुआ हमारे लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि मेलुआ का यूज किया गया था मेसोपोटामिया की सभ्यता में सिंधु घाटी सभ्यता के लिए, ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता के लिए। तो आपको ध्यान रखना है, ठीक है दोस्तों, सभ्यता के लिए मेलुआ यूज किया जाता था मेसोपोटामिया में, ठीक है। मेसोपोटामिया दोस्तों एक सभ्यता थी जो कि मिस्र के साइड में जो इराक ईरान है वहां पे इराक के साइड में इराक ईरान में फैला हुआ था मेसोपोटामिया की सभ्यता। वो भी बहुत ही पुरानी सभ्यता थी। तो वहां से व्यापार होता था। हम बोले हैं दोस्तों यहाँ पर कि इराक ईरान बहरीन में सबसे व्यापार होता था। तो वहां वर्ड जो यूज किया गया था मेलुआ वो संभवतः सिंधु घाटी सभ्यता के लिए यूज किया गया था, ठीक है। तो इससे पता चलता है कि व्यापार होता था, ठीक है। उसके बाद दोस्तों ये तो हो गया कि जो मुख्य बातें हो गई। हम लोग आगे चलेंगे तो हमें जो है कि सिंधु घाटी सभ्यता का अंत कैसे हुआ, ठीक है दोस्तों।
क्या कि इतनी अच्छी सभ्यता थी, नगरीय सभ्यता थी, तो वो रही क्यों नहीं, वो आगे क्यों नहीं रही, वो खत्म कैसे हो गए? तो इसके लिए महान महान विद्वानों का अलग अलग मत है, अपने अपने अनुसार सभी लोगों ने मत दिया है, ठीक है। लेकिन सबसे दोस्तों शुद्ध मत जो है, जो कि दिया गया है, जैसे कि मैके, राव एवं मार्शल के द्वारा, जो कि बाढ़ है। तो बाढ़ को ही हम लोगों ने लगभग लगभग सर्वमान्य मत माना है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ 3 लोग एक ही बात बोल रहे हैं, बाढ़ बाढ़ बाढ़। तो दोस्तों हमें मानना पड़ेगा, जब ज्यादातर लोग का मत एक हो तो, और यहाँ पे बोले हैं लेकिन कोई एक में 2 बोले हैं तो कहीं 1 बोले हैं, तो इसलिए सभी का हम लोग जानेंगे। जैसे कि भूकंप जो है दोस्तों, भूकंप बोला गया है कि भूकंप से हुआ, डेल्स के द्वारा बोला गया है कि भूकंप से हो गया है। उसके बाद प्राकृतिक आपदा से हुआ, ये कैनेडी ने बोला था, ठीक है। उसके बाद आर्यों का आक्रमण हुआ था, ये व्हीलर के द्वारा बोला गया था कि आर्यों का आक्रमण हुआ था, उससे खत्म हो गया सिंधु घाटी सभ्यता। उसके बाद विदेशी आक्रमण एक गार्डन चाइल्ड के द्वारा बोला गया था, ठीक है। विदेशी आक्रमण गार्डन चाइल्ड के द्वारा बोला गया था, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट में देखेंगे तो जलवायु परिवर्तन, ये स्टाई एवं घोष के द्वारा बोला गया था, ठीक है। उसके बाद अस्थिर नदी तंत्र, अस्थिर नदी तंत्र किसके द्वारा? लैम्ब्रिक के द्वारा बोला गया था। लैम्ब्रिक ने बोला कि अस्थिर नदी तंत्र मतलब नदी इधर उधर हो रही थी, उसी के कारण हुआ था, ठीक है। और बाढ़ के द्वारा बोला गया है किनके किनके? मैके, राव एवं मार्शल के द्वारा, ठीक है। तो दोस्तों आपको याद रखना है, बाढ़ सर्वमान्य माना गया क्योंकि यहाँ 3 लोगों का मत है कि बाढ़ से हुआ था, तो बाढ़ को ही सर्वमान्य हम लोग अभी मान के चल रहे हैं, ठीक है। तो बाढ़ मैके, राव, मार्शल के द्वारा बोला गया था। तो दोस्तों यहाँ पर अपना सिंधु घाटी सभ्यता का जो टॉपिक है वो यहाँ पर कंप्लीट होता है। दोस्तों यहाँ भाग 2 था, ठीक है, और ये लास्ट भाग था। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे हिस्ट्री का, ठीक है दोस्तों। तो इसी प्रकार से मैं कहूंगा कि चैनल से जुड़े रहिए, आपको पूरा बेसिक से शुरुआत से हम सभी चीज पढ़ा रहे हैं। एक भी टॉपिक, एक भी सवाल आपको एग्जाम में नहीं छूटेगा, बस आप मुझ पर विश्वास थोड़ा करके चलिए। और दोस्तों मैं आपसे कहना चाहूंगा, आप लोगों से निवेदन है कि प्लीज दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा चैनल को, क्योंकि इससे आपको बिल्कुल बेनिफिट होगा, ठीक है दोस्तों। तो इसी के साथ मैं कहना चाहूंगा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों अपना प्यार देते रहिए, धन्यवाद।